Good morning, everyone. My name is Suneshwar. I welcome all of you on behalf of our team organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपने डे 75 पे है, 75वें सेशन में है। वी आर सेलिब्रेटिंग अवर डायमंड जुबली सेशन टुडे, एंड टुडे विल बी अ स्पेशल सेशन ऑन अ मूवी कॉल्ड इंटरस्टेलर। आज हम लोग एक इंटरस्टेलर नामक मूवी जो है, जिसका फाउंडेशन, जिसका बेस कॉन्सेप्ट योग वशिष्ठ से काफी मिलता जुलता है, तो वो पर्सपेक्टिव क्या है, इस मूवी के वैज्ञानिक जो रिव्यू है वो क्या है, और ये मूवी असलियत में है क्या, ये सारी चीजें आज हम लोग आज के सत्र में यहाँ पे देखेंगे। रोज की तरह हम लोग इस सत्र की शुरुआत ओम के नाद से करेंगे। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। Today we are celebrating Navratri. Today we are on day 5. So नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो तो फिर अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। Let's all sit comfortably. आराम से सब लोग बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये अपना ही बनाया सूर्य और चंद्रमा के साथ जो काल का गणना हमने किया है, उसके बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। यदि इसको थोड़ा एंगल से देखें तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। You have to just go beyond these 3 dimensions and assume this time also the 4th dimension, physical dimension. तब वहां पे काल का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। Come back to the unreal world of 3 dimension. यह वर्तमान काल नया है। इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले।
पुनः पुनः। Express our gratitude towards the divinity, towards the master. गुरु वंदना कर ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना करें, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, जो भी क्रियाएं यहाँ पे घटित हो रहे वो है वह, और अपने मन के अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो, अपने बुद्धि के अंदर जागृत हो रहा विवेक, और अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, यदि कुछ नए संस्कार हो रहे हो तो, और यदि अब भी जो थोड़ा बहुत भाव अहम का बाकी है वह भी, और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। मुक्ति और मुमुक्षत्व की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इसी क्षण गुरु कृपा से या अपने प्रयत्नों से मुक्ति का अनुभव कर ले, या ऑलरेडी ही आप मुक्त स्थिति में हो, तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े भक्ति के लिए, सेवा के लिए, इस ज्ञान को फैलाने के लिए, तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। ग्रेजुअली you may open your eyes. जय गुरुदेव। तो चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर अपनी जिंदगी में इस तरह के प्रश्न अपने जीवन में आते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है, यह ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, क्या भूत होते हैं, क्या मन होता है तो मन दिखता है, क्या हम लोग दूसरों के मन तक पहुंच पाते हैं। कई तरह के अनगिनत, एक स्मॉल छोटे बच्चे के भांति अपना जो मन है वह अपने मन को पूछता है, अपनी बुद्धि जो रहती है अपनी तर्क वहां पे शक्ति को लगाती है, ऐसे बहुत सारे सवाल अपने अंदर खड़े करते हैं। इन सारे सवालों के जो जवाब है वो हमें योग वशिष्ठ में देखने को मिलते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, बड़ा ही वंडर है कि किस तरह से अपने जो सारे ऋषि मुनियों थे, किस तरह ध्यान के जरिए उन्होंने इस तरह का ज्ञान अर्जित किया था। अपनी आंखें अचंभित, वाव और वंडर, आश्चर्य ही हम लोग उसके बारे में व्यक्त कर सकते हैं। साइंस जो है, अब तक का जो साइंस ने काफी सारी जो डिस्कवरीज की हुई, जो इन्वेंशन किए हुए, उसके मूल स्वरूप यदि देखा जाए तो स्मॉल स्मॉल जो श्लोकाज है, संस्कृत के अपने श्लोका, उनमें यह इतना बड़ा ज्ञान छुपा होता है। हम लोग उसके लिटरल मीनिंग को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका गुह्यार्थ जो आध्यात्मिक मीनिंग होता है वह सिर्फ संतों के मुख से हमें सुनने को मिलता है। तो अपना सौभाग्य है कि अपने जीवन में गुरु है, और गुरु अपने को उस ज्ञान से अवगत करा रहे हैं और बता रहे हैं कि सच्चा ज्ञान जो है वो शब्दों में नहीं है, शब्दों के परे जाके जब सब उसके अंदर आप घुस जाते हो, सही ज्ञान जो ग्रहण करते हैं इंद्रियों से बाहर से, उससे तो मिलने वाला ज्ञान बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन वो सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो इनसाइड आपके ही अंदर बैठा होता है। और जो सूक्ष्म जो संकल्प शक्ति से जो कार्य, जो चेतना की जो स्तर से कार्य होते हैं, उसकी जो ऊर्जा और उसका जो क्वांटम रहता है वो बहुत 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 अपने फिजिकल रिलाम से बहुत बड़ा होता है। कैसे इस स्थिति को कैसे समझे, इस
इन जो शब्दों का भी यहाँ पे उच्चारण किया है, इसके मतलब को कैसे समझे, इसको अपने अनुभव में कैसे लाएंगे, यही एक प्रक्रिया है जो वाचन, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासा के जरिए हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं। करना क्या है, तो गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं, 8 महीना कोर्स करते हैं, उसके अंदर जो साधना, सेवा, सत्संग का जो अपने कुल समय बताया, उतने उनको अपने जीवन में उतार के अपना पुरुषार्थ यहाँ पे करना होता है। तो ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, इस सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हमें योग वशिष्ठ में देखने को मिलता है। और उसी में से कुछ तत्वों को उठा के, वैज्ञानिक तत्वों को उठा के कुछ फिक्शन के रूप में यहाँ पे इंटरस्टेलर नामक मूवी में यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो हम लोग धीरे धीरे उन पंखुड़ियों को खोलते जाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, और उसके ऊपर कुछ प्रश्न है आपके कुछ शेयरिंग है, तो जरूर आपको भी इसके ऊपर सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर यह वीडियो अभी आज से बाद में अगर कोई नए लोग देखेंगे तो उनके मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि इस मूवी के रिव्यू के जरिए कम से कम उनके जीवन में ये ज्ञान आ जाए, योग उनके जीवन में आ जाए। ये ऐसा सवाल मन में उत्पन्न होता है कि योग आखिर रहे क्या। तो उसका एक संक्षिप्त रिव्यू हम लोग योग का यहाँ पे ले लेते हैं। योग वशिष्ठ क्या है? योग वशिष्ठ एसेंशियली अपने जो प्रभु राम जी हैं, जिन्हें हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, उनका जीवन जो है, उनका जो संबंध जो वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ था, वही योग वशिष्ठ कहलाता है। यदि आप इसको शुरुआत कर रहे हैं तो आप सुप्रीम योगा करके स्वामी वेंकटेशानंद की किताब है, 365 पेज की किताब है। इसका बड़ा वाला वर्जन है 700 पेजेस का पीडीएफ है, तो उसके तो 1200 पेज के पीडीएफ है, तो उसको वर्जन को भी आप जरूर रेफर कर सकते हैं। मराठी यदि आप पढ़ रहे हो तो यह मराठी का एक है, सुमन महादेव दर्जी योग वशिष्ठ का, यह किताब भी आप जरूर रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अपने जो सेशन है, जो हम लोग 75वें सेशन में पहुंचे, तो यह इस बुक को आधार मानकर, ग्रंथ आधार मानकर यह आगे बढ़े, एज ए रेफरेंस बुक हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो यदि इस बुक के पर्सपेक्टिव से देखिए, ग्रंथ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो यहाँ पे यह करीबन 800 पेजेस का ग्रंथ है। इसके अंदर करीबन 7 चैप्टर्स है, मुख्य चैप्टर्स, और उसके अंदर अलग अलग करीबन 150 चैप्टर्स, सब चैप्टर्स है। श्लोकास के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो योग वशिष्ठ के मूल स्वरूप जो श्लोक है, 32,000 संस्कृत श्लोक है, और इन श्लोकों के आधार पर यह ग्रंथ यहाँ पे विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद ये इन 7 चैप्टर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि जो राम जो थे, जब 16 साल की उम्र में थे, तो वह भ्रमण पे निकल गए। भ्रमण दुनिया में उन्होंने दुनिया का जो रूप देखा, उस रूप से वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उन्हें इन छोटी छोटी चीजों में जो आनंद, लोग अक्सर विषयों में जो आनंद उठाते दिखते हैं, उनमें उनको कोई रस नहीं आता। उनको लगता है कि यह इस तरह का जीवन ही जीना है, तो मेरे तो कोई इस जीवन में ऐसे जीवन जीने की मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। एक वैराग्य की सुप्रीम की स्थिति उनके अंदर जागृत हो जाती है। लेकिन वैराग्य कैसा होना चाहिए? एक एक्टिव वैराग्य होना चाहिए। अभी जो मन की स्थिति है प्रभु रामचंद्र जी को, भी पैसिव वैराग्य में, वैराग्य में तो है लेकिन कुछ एक्शंस नहीं करना चाहते, बिकॉज क्या एक्शन करने से क्या होगा इसका ज्ञान अभी उनके पास नहीं है। हम तो जानते हैं प्रभु रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतारी है, तो ऐसे तो अपने लिए प्रतीत होता कि वो उन्होंने अपने लिए यह नाटक ही किया ताकि यह ज्ञान ऋषियों के मुख से बाहर निकले और वह ज्ञान हमें मिले। यही पर्पस हो सकता है, इस तरह से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जो जैसे चल रहा है, जैसे दिखाई देता है, अभी तक राम को वह ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए कंफ्यूज स्थिति में अपने रूम में बैठते हैं, ना कुछ खाते पीते हैं, ना कुछ काम करते हैं, ना इस तरह से ही आज की स्थिति से अगर कंपेयर किया जाए तो डिप्रेशन में वह फिलहाल के लिए रहते हैं। उसके बाद में वशिष्ठ विश्वामित्र जब उन्हें लेने के लिए आते हैं, उनको वहां पे जाके उनको कुछ तो जगह परफॉर्म करना होता है, उनकी हेल्प चाहिए होती है, तो वहां पे उनको दरबार में बुलाते हैं। तो वो अपनी वैराग्य का स्थिति का इतना सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि कईयों के जीवन में इस तरह की स्थिति आती है। जब इंसान अकर्मी बैठ के बन जाता है, डिप्रेशन में फंस जाता है, या जो अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, वह भी कई बार इस स्थिति को अनुभव करते हैं वैराग्य के रूप में। हाँ, कि उनको लगता है क्या ये सब कुछ जो डेली रूटीन चल रहा है, यह तो एक बोर चीज है, कब तक मैं यही यही करता रहूंगा। और एक जागृत स्थिति होती है कि नहीं, मुझे इससे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए। वह परमानेंट सुख मेरे जीवन में चाहिए जो कभी ना डिमिनिश हो। एक
परम पद मुझे चाहिए जहाँ से मुझे कोई हिला ना सके, वो स्माइल मेरी जिंदगी में चाहिए जिसे कोई शेक ना कर सके, वो स्थिति मेरे जीवन में चाहिए जिसे कोई मुझे उससे हिला ना सके। ऐसी जो अवस्था परम पद की, जो चैतन्य की जो अवस्था होती है वो मुझे चाहिए। ऐसे अनेक लोगों के जीवन में यह आता है और यह बड़ी सौभाग्य की स्थिति होती है। तो यह स्थिति उनके जीवन में उत्पन्न हो जाती है। फिर जब वो दरबार में लाते उनको कदर करते हैं, तो वह यही मेरा प्रकरण जो है वो पहला चैप्टर यहाँ पे है। फिर उसके बाद में वशिष्ठ मुनि इससे विश्वामित्र करते कि आप ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, कृपया प्रभु रामचंद्र जी को आप वो ब्रह्मज्ञान वो आत्मज्ञान आप बताए, ताकि वह भी अपनी मार्ग पे ठीक ठीक से चल सके, अपने जीवन में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, कि कैसे अपने जीवन को जीते समय एक्सोल्ट स्टेट में यदि आप अपने आप को पाना चाहते हो, अपनी सारी क्षमताओं को आप पूरी तरह से यूज करना चाहते हो, अपनी जो अनगिनत क्षमताएं आपके पास ऑलरेडी है, उन क्षमताओं के बारे में जानना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहते हो, या अपनी जो कामनाएं उन कामनाओं को अच्छी तरह से अटैच करके इसका यूज करना पाते, तो यही ज्ञान है, यही गुरु वचन है, वो अपने को इस मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में सहायक है। तो यही एग्जैक्टली होता भी है जो ऋषि वाल्मीकि जब लिखते हैं रामायण के बारे में, तो रामायण कितना अच्छा होता है सबने देखा है, सब लोग रामायण के बारे में जानते हैं। जब उनके पुत्र भारद्वाज जब वो ब्रह्मदेव को इसको सुनाते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते कि बहुत बढ़िया है, तो बहुत सही है, लेकिन इसके साथ साथ यदि तुमने जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो बन गए वह ज्ञान तुमने प्रोड्यूस करो, उसको भी तुम एक संगठित रूप से प्रस्तुत करो, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के सबके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा, उनको उन्नति के मार्ग पे यह लेके जाएगा। तो वही ऋषि वाल्मीकि जो थे वह उत्तर रामायण या महारामायण भी इसको कहा जाता है, वही योग वशिष्ठ के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है। उसी के अंदर जो वशिष्ठ मुनि जो प्रभु रामचंद्र जी को उनका वैराग्य सुन के उनको मार्गदर्शन जो करना शुरू करते हैं कि तुम्हारा मुमुक्षुत्व की राह पे चलने वाला जो पथ है उसके ऊपर तुम्हें क्या क्या टूल्स काम में आएगा, क्या क्या टेक्निक तुम्हें काम में आएगा, क्या क्या ज्ञान तुम्हें काम में आएगा, वही मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में सेकंड चैप्टर में यहाँ पे बताया गया है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोक्ष के 4 द्वार पर बताए गए, और आपको अपना प्रयत्न, अपना पुरुषार्थ आपको जरूर करना है, यहाँ पे यह डिटेल में वर्णन किया है। पुरुषार्थ के ऊपर गुरुदेव भी अक्सर बोलते हैं कि पुरुषार्थ माने क्या, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चीज को अपने जीवन में हमको उतारना चाहिए। तो धर्म माने क्या, आप जो रोल प्ले कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई आपका धर्म हो गया, आप किसी भी पर्टिकुलर पंथ से, रिलीजन से बिलोंग करते हो तो वहां की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करना आपका धर्म हो गया। उसका क्रस्ट रियल थिंग ना, बहुत बार अक्सर हम लोग गलत कॉन्सेप्ट से फंस जाते हैं और फिर पूरी तरह से धर्म को ठीक से समझते नहीं है, और कभी कभी गलत राह पे भी निकल पड़ते हैं। जो आतंकवादी होते हैं वह ऐसे ही गलत राह पे निकल पड़े लोगों के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो सही मीनिंग जो उसको उन्नति की तरफ लेके जाएगा, जिसकी प्राण शक्ति बढ़ाएगा, आपको अच्छे कर्मों में व्यतीत करेगा, वह जो धर्म है वो आपका धर्म। तो फिर आप स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी जो आप जो रोल वहां पे प्ले कर रहे हो, उस रोल को भली भांति प्ले करना, अपनी जिंदगी में शास्त्रों के अनुसार अपना वर्तन रखना, गुरु वचनों के ऊपर चलना, और अपना जो स्वानुभव है उसके बेसिस के ऊपर आपकी जिंदगी को अपना एक अच्छा दिनचर्या जो होता है उसको फॉलो करते समय जीवन बिताना, यही आपका धर्म होता है, ये आपका कर्तव्य होता है। तो यह जो कर्तव्य निभाते हैं उसको यहाँ पे धर्म कहा गया है। उसको धर्म को निभाने के लिए जो भी आवश्यक जो आपको अर्थ है उसको कमाना, अपने प्रयत्नों से उसको हासिल करना, यह अर्थ कहलाता है। देन यदि आप पूजा कर रहे हो तो जाके फूल फल फूल लाना, वो पूजा में जो सामग्री रहती है उसको लाना, यह अर्थ से आएगा। राइट, तो ये आपके प्रयत्नों से आएगा। अर्थ माने सिर्फ पैसा नहीं है, आपका प्रयत्न, आपको जाके फूल आना पड़ेगा, जंगल से जाके फल फूल तोड़ के लाने पड़ेंगे। प्रयत्न या उसके लिए जो लगने वाली क्रिया है, उसको अर्जित करने के लिए जो लगने वाली क्रिया है, वो सब अर्थ में आ जाता है, प्रयत्न भी और इफ अर्निंग लगती तो अर्निंग भी, दोनों अर्थ। देन उसके बाद में कहते हैं कि तीसरा जो है वो होता है काम। काम माने कामनाएं। अक्सर अपनी कामनाएं बहुत छोटी छोटी रहती है। कामनाएं रखना, कामनाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कामनाओं से आपको चीजें करने की एक स्फूर्ति, एक मोटिवेशन मिलती है।
तो किस तरह की कामना, ठीक है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईआईटी में पढ़ना है, मुझे पीएचडी करना है, एमटेक करना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, म्यूजिशियन बनना है, कुछ भी आपकी जो कामनाएं अपने जीवन में होती है, वो कामना यदि खुद के लिए रख लिया, स्वार्थपन से भावना से रख लिया, तो उससे जो आनंद उत्पन्न होता है, थोड़ा बहुत उत्पन्न होता भी है, वो पूरी अपने परम पद पर नहीं पहुंच पाता। सक्सेस के रेट भी यहाँ पे कम हो जाते हैं, बिकॉज आपकी संकुचित वृत्ति आप में काम नहीं करती है, और यह यूनिवर्सल उस संकुचित वृत्ति को ढावा नहीं देता है। तो बोलते यदि आप उसको ही कामना को थोड़े बड़े रूप में अगर एक्सप्रेस कर दो, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना तो है, लेकिन यहाँ पे लोग का कल्याण के लिए अपने इंटेलिजेंस का वहां पे यूज करूं। मुझे गाना तो गाना है, लेकिन मेरी वाणी ऐसी मधुर वाणी हो जाए कि किसी को ध्यान लग जाए मेरी वाणी सुन के, या मेरे गाना सुन के, म्यूजिक सुन के। वो अपने गोल को एक परम गोल के साथ, सुप्रीम गोल के साथ, लोगों का कल्याण के लिए माध्यम के जब उसको एसोसिएट करते हैं, तो बोलते कि ये सारा विश्व जो यूनिवर्स है पूरा अपनी एनर्जी को लगा देता है आपकी उस कामना को फुलफिल करने के लिए। तो जरूर ऐसे ही कामना रखें, कुछ भी करे, जो आपको पसंद होता है वो करे, आपके इंटरेस्ट का करे बात, लेकिन करते समय उसके पीछे का जो गोल है वो ऐसे ही लोक कल्याण का गोल वहां पे लेके करे, तो वो कामना भी फलीभूत होने में आपको मदद मिलती है। और बोलते ये तो सारे ठीक है, वर्ल्ड में सारी चीजें करना ठीक है, लेकिन बोलते यदि सचमुच में मुक्त होना है, तो ये सारी जो संकल्प है, ये सारी जो कामना है, उसको छोड़कर वह एक ही जो है परम पद जो है, परम गोल अपनी जीवन का, किसी के भी जीवन का होना चाहिए, वो होता है मोक्ष, मुक्त होना इस जीवन से। और वो मुक्ति क्या है, वो क्या है, वो डिटेल में यहाँ पे वर्णन योग वशिष्ठ में वहां किया है। तो ये अपने पुरुषार्थ यहाँ पे बताया, जो देन 4 मोक्ष के द्वार बता दिए। कौन से? शम दम करके टोटल है, किसको अंग्रेजी में सेल्फ कंट्रोल कहा गया। शम माने पीस ऑफ माइंड, शांति जो हम लोग महसूस करते हैं, पीस। और उसको हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलते दम का अपने जीवन में लाना पड़ेगा। दम माने क्या? हैविंग से ओवर योर सेंसेस, अपने विषयों के ऊपर अपना कंट्रोल होना, अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल होना, अपने आप को इंद्रजीत बना लेना, माने वो होता है दम। आपको सामने आपका पेट भरा हुआ है, आपने जाके उसके बावजूद भी अपनी लालसा, जीभ की जो लालसा है, इसके लिए आपने उठा के कुछ खा लिया, मैंने आप में दम की कमी है। ये दम अपने जीवन में बहुत जरूरी होता है, उससे अपने को ऊर्जा जो होती है वो अपनी ऊर्जा बनाए रखती है हम लोग, एंड देन उसका सही मान में चैनलाइज करके हम लोग उस ऊर्जा को अपने जीवन में उसको यूटिलाइज कर सके, उपयोग में ला सकते। इसलिए यह सेल्फ कंट्रोल, यह दम आवश्यकता है। श्रम और दम दोनों को मिला के एक सेल्फ कंट्रोल बोला है। तो यह अपनी जीवन में आवश्यक है, ये मोक्ष पहला द्वारपाल बताया। तो दूसरा जो द्वारपाल बताया, यहाँ पे बोलते हैं कि आपके अंदर के उपलब्ध होने वाले जो विवेक है, जो विचार है, जो प्रज्ञा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो किस तरह के विचार अपने मन में उठना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। इस तरह की जो होती है सेल्फ इंक्वायरी होती है, सेल्फ के बारे में इंक्वायरी, अपने आप के बारे में इंक्वायरी कि मेरा अस्तित्व सचमुच में क्या है, क्या मैं सिर्फ ये देह हूँ, क्या मैं सिर्फ ये मन हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ। यह जो पद है, इसके जो आंसर्स मिलते जाते बोलते उनको सबको नीति 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 बोल के छोड़ दो। जब आंसरलेस हो जाओ, तो वो स्थिति को अनुभव करने लगो, तो यह आपको अध्यात्म के मार्ग पे, आत्मज्ञान के मार्ग पे यह बढ़ा देता है। वह बोला गया वो विचार मोक्ष का दूसरा द्वारपाल है। फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ते तो बोलते संतुष्टि अपने जीवन में होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो है, उस है को बनाए रखना, यह आपके जीवन में संतुष्टि लाता है, तृप्ति लाता है, वह बनाए रखना आवश्यक होता है। उसके बाद में कहते हैं कि यह जो है यह किससे प्राप्त होगा, तो उनके साधु संगत, आपके जीवन में आपके गुरु जो है उनकी गुरु वचनों पे चलना, उनके सानिध्य में रहना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, और जो आपने आजू बाजू में जो इस मार्ग पे चलते हुए दिखाई देते उनकी संगत में ना, यह साधु संगति कहलाता है। जैसे पर एक आई मेडिटेट क्लब टीम है, अपना योग वशिष्ठ का जो परिवार है, किस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कितने सारे महीने यहाँ पे गुजर गए, लेकिन फिर भी हम लोग आते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक संघ अपना बन गया। तो बोलते ये संघ जो है, ये संघ बड़ी ताकत होती है, टीम जो होती है इसका बड़ा ताकत होता है। तो ये साधु संगति में हमेशा बना रहना, यह अपना मोक्ष का चौथा द्वारपाल यहाँ पे बताया गया। तो यह दूसरा प्रकरण हो। बोलते तीसरे प्रकरण में यदि अपने आप को जानना है, तो जो यहाँ पे आए कैसे उसके बारे में तो जान लो, यह जो दिखाई देता है जगत होता है इसके बारे में जान लो,
उत्पत्ति की जो परिस्थिति है यहाँ पे इस प्रकरण में यहाँ पे बताई है उसी प्रकरण में। तो बोलते जब जल का जो निर्माण हुआ वो जो चैतन्य, इसको ब्रह्म शिव तो किसी भी नाम से आप पुकारो, उसमें एक कुछ करने का एक स्फुरन पैदा हो जाता है। क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, कुछ उसके पीछे कारण है। क्यों आप पूछोगे कि यार समुद्र में लहरें क्यों उठती है, तो उसका कोई कारण नहीं होता है, वो जस्ट अपने आप उठती है गिरती है, अपने आप उठती है गिरती है। ग्रेविटेशन है वगैरह, वो वैज्ञानिक उसके एंगल अलग है, लेकिन क्यों ऐसा होता है उसके कोई ऐसा ठोस कारण नहीं कि एक वेव उठती है बैठती है अपने आप ही शांत हो जाती है। ऐसे ही चैतन्य में ऐसा स्फुरन उठता है, और वो स्फुरन कहता है कि मुझे कुछ तो करना है, अपने मूल स्वरूप को भूल के वह स्फुरन अपने आप में ही वो चैत्य जहाँ कहा जाता है। चैत्य माने ये जो अपने विषय है, चैतन्य से उत्पन्न हुए चैत्य माने विषय, मुझे कुछ करना है वाली भावना है, जागरूक कुछ तो एक्सप्रेस करने वाली भावना। मैं अपने मूल स्वरूप से अलग हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मुझे अपने आप को व्यक्त करना है, ये जो फीलिंग अहंकार और जो विषय के प्रति भागने की भावना, कुछ करने वाली भावना, कुछ बाहर से कुछ लेने वाली भावना, जबकि अपने आप में तो परिपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर से कुछ एक चैत्य वाली भावना जागृत हो जाती है। उसको व्यक्त करने के लिए वो चित्त का वहां पे निर्माण कर लेते, कैसे, इमेजिनरी, फिजिकली कुछ तो होता ही नहीं है, चित्त मन। किसी को दिखाए कि दिखाओ मेरे को मन, तो फिजिकल रूप में कहीं पे भी मन कोई दिखने वाली चीज होती है, तो उस चित्त का वहां पे चित्त जिस तरह से स्वप्न देखता है, उस तरह से ही सारे फिर उसी से सारी उत्पत्ति प्रकरण हो जाता है। वो उत्पत्ति सारी हो जाती है, और उसमें पंच तन्मात्रा जो अपने सारे रसगंध, जो अपने सारे पांच जो रस वहां पे बताया गया ना, पांच जो अपने पंच तन्मात्रा बताए गए, वो उसकी उत्पत्ति होती है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूतों से यह सारा संसार, यह सारा जगत, यह सारा शरीर, इसका सब वहां पे उत्पत्ति होते हुए दिखाई देता है। तो यदि इस बात को समझेंगे तो पता लगता है कि अपने अस्तित्व के स्तर के ऊपर ये जो दिखाई देते हैं, ये तो सारे चित्त का ये खेल है, एक अनरियल वर्ल्ड के रूप में इसको क्या है, ये सत्य नहीं है, यह माया है, ये इल्यूजन है। सत्य वही सिर्फ एक चैतन्य, एक ब्रह्म, एक शिव, वही एक सत्य है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो ये थर्ड चैप्टर हो गया। लेकिन अपने जैसे इंसान जो वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल है, हमें तो जीवन तो इसी जीवन यहाँ पे जगत में ही जीना है। तो बोलते हैं आप इस स्थिति को जो अभी उत्पन्न हो चुकी है, इस स्थिति को ठीक से समझ लो। तो वही चौथा चैप्टर जो है स्थिति प्रकरण, वहाँ पे ऑन एग्जिस्टेंस, यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जाती है कि कैसे यह जीवन, यह जगत एक सिर्फ एक इल्यूजन है, माया है, को डिटेल में वर्णन किया जाता है। अच्छी तरह से देखते हैं कि किस तरह से फिर उससे मार्ग निकलने के लिए हम लोग इसमें से बाहर निकलने का मार्ग सीख सकते हैं। तो वो स्थिति प्रकरण में आता है। तो बोलते ठीक है, तुमने अभी समझ लिया, अपने दुखों के कारणों को भी जान लिया, समझ लिया, तो अभी इसको दूर करने के लिए क्या करें। तो बोलते पांचवें चैप्टर में उपशम करे। उपशम करे मैंने अपने आप को शांत कर ले। ये जो मन की जो वृत्ति जो है, वो जो चित्त की जो वृत्ति, जो टेंडेंसी है, जो बाहर भागते रहता है, काम क्रोध लोभ मद मोह जो है, षड्रिपु जो है उन विकारों में फंसता है, अलग अलग प्रकार के यह भेद करते रहता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पाप है, यह पुण्य है, यह मेरा है, यह तेरा है। किसी भी प्रकार की जो ड्युअलिटी है जो उत्पन्न करता है, भेद उत्पन्न करता है, इन सारे भेदों को छोड़ के, इन सारे संकल्प विकल्प को छोड़ के आप अपने आप में ही शांत हो जाओ, उपशम कर लो, शांत हो जाओ। वही पांचवें चैप्टर में यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो 6 और 7 जो चैप्टर है, 6 इस पूर्व निर्वाण, और जो उत्तरार्ध होता है वो निर्वाण। तो दोनों चैप्टर में यहाँ पे फिर आप मुक्ति को कैसे प्राप्त अपने जीवन में कर सकते हो, और मुक्ति की स्थिति क्या होती है, निर्वाण की स्थिति क्या होती है, ये पूरा सुंदर तरीके से अलग अलग किस प्रकार के टूल्स यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, और सारी चीजों का डिटेल में वर्णन यहाँ पे निर्वाण प्रकरण में किया। तो ये है योग वाशिष्ठ। यह जो योग वाशिष्ठ का ज्ञान है, यह सिर्फ जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में काम में आता है ऐसी बात नहीं है। अपने दैनंदिन जीवन में, टू डे रूटीन में, लाइफ में, जीवन को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कैसे हम लोग पूरी एनर्जी को जागृत करके उसको अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, यह भी पूरा डे टू डे प्रैक्टिकल ज्ञान यहाँ पे हमें योग वशिष्ठ से मिलते हुए दिखाई देता है। तो आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी उम्र में हो, जरूर आप इस योग वशिष्ठ को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पढ़ रहे तो सुन सकते हैं, सुन रहे तो किसी के साथ चर्चा कर सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, श्रोता वक्ता दोनों भी आप रूप धारण कर सकते हैं, और इसकी जीवन में निधिध्यासा करके आप आचार्य भी इसके बारे में बन सकते हैं
किसी भी स्थिति में आपको जरूर इसको शुरू करें, बनाए रखिए और इसको कंटिन्यू करें। अभी देखिए कि इसके जो सारे कॉन्सेप्ट है, विज्ञान के जो सारे कॉन्सेप्ट है, उनको एक बना के एक कैसे इंटरस्टेलर नामक मूवी में प्रस्तुत किया है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इंटरस्टेलर माने क्या? इंटरस्टेलर का जो मीनिंग अगर देखा जाए तो स्टेलर माने एक जो अपनी आकाश गंगा होती है, उस एक आकाश गंगा से निकल के दूसरे जो तारामंडल, दूसरे जो आकाश गंगा है, उसमें प्रवास जो होता है उसको इंटरस्टेलर बोलते हैं ना। तो एक तारामंडल से पूरे तारामंडल जो होता है उससे निकल के किसी और तारामंडल में। तो ऐसे क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है मूवी में? तो मूवी यहाँ से शुरुआत होती है कि यहाँ पे अलग अलग जो कैरेक्टर्स है, यदि हम लोग उस कैरेक्टर्स को ठीक से समझ लेते हैं तो मूवी समझने में हमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो योग भी पढ़े तो यहाँ पे भी ऐसे ही अलग अलग बहुत कहानियां दी है, और कहानी के कैरेक्टर्स को आप उनके याद रख ले तो उसके पीछे का ज्ञान अपने आप को फिर याद रह जाएगा। पढ़ाई करने की एक मेथड है। तो यहाँ पे मूवी के जो सारे कैरेक्टर्स है उसको धीरे धीरे देखते हैं और अंदर मूवी के अंदर घुसते हैं। फिर उसका आप लोग विश्लेषण भी देखेंगे कि योग वशिष्ठ के कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हुए, वो भी उसके विवरण जानेंगे, और विज्ञान कहाँ पे यूज हुआ है वो भी जानेंगे, और कौन सा विज्ञान है उसको भी देखेंगे। फिर आप इसको फिर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो एक ऊपर नामक एक फार्मर रहता है, सर जो अपना किसान रहता है, वो अपने खेती करते रहता है। उसकी जो मर्थ नाम की एक लड़की रहती है और उसका टॉम नाम का एक बेटा रहता है, और उनके पिताजी डोनाल्ड नाम के वहां पे रहते थे। 4 कैरेक्टर वहां पे घर में दिखाई दिए। ये क्या करते हैं, वहां पे अपनी खेती को करते रहते हैं। एक दिन उनको ऐसे ही दिखाई देता है, एक ड्रोन उड़ के आता है और ये ड्रोन अपने लैपटॉप से कंट्रोल करके ड्रोन का वह उसके ऊपर नियंत्रण पा लेता है। तो उसे पता चलता है कि ये रिया, ये कोई सिर्फ किसान नहीं है, ये तो किसान की इस पर्टिकुलर पर्पज से इसमें ये खेती चालू की है। असलियत में नासा का एक पायलट रहता है। बड़ा ही स्किल्ड ये पायलट है। फिर वहां पे एक ऐसी अजीब भी चीज होती है। क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है, वो पृथ्वी पे जो सारे क्रॉप्स होते हैं, वहां पे एक विशिष्ट प्रकार के धूलिकण वहां पे निर्मित होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से, वो धूलिकण की वजह से सारी जो खेती होती है धीरे धीरे वो बर्बाद हो जाती है, और बर्बाद होने की शुरुआत हो जाती है। और ऐसा था कि जो उसकी मर्फ जो बेटी है, वो उसकी लाइफ तक ही सिर्फ यह यहाँ पे खाने पीने की चीजें उपलब्ध रहेगी, अदरवाइज ये पूरी जो है वो पूरी श्रीकण से ढक जाएगी, जो अपनी स्पेशीज नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न होती है। उसी की वजह से वो अपना नासा का जो उसको छोड़ के वह खेती में लग जाता है। उसके बाद में और एक वहां पे एक मिराकुलस अजीब चीज होते रहती है उनके घर में। तो उनके घर में एक ऐसे खोली रहती है, रूम रहती है, वहां पे ऐसे बुक शेल्फ रहता है, और उस बुक शेल्फ में वहां पे कुछ तो अजीबोगरीब चीजें होती रहती है, जो मर्फ जो रहती है वो उसको भूत समझती है। और फिर उससे कुछ कुछ चीजें होती है, बुक गिर जाना या उसको समझती है कुछ तो यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें होती है, उसको ऑब्जर्व करती रहती है हमेशा। तो वो इंटेलिजेंट लेकर रहती है, छोटी रहती है, लेकिन उसका बड़ा ज्ञान ध्यान उसका तर्क वगैरह बहुत सही रहता है। तो फिर वो अपने पिताजी से उसके बारे में डिस्कस भी करती है। तो पिताजी बोलते घोस्ट से पता नहीं है, तो या तो तुम्हारे मन का तुम्हारा भ्रम है, या तो कुछ और होगा वहां पे इस तरह से। फिर वहां पे जो मर्फ है उनका नाम रखा है, तो बोलते मर्फीज लॉ। तो मर्फीज लॉ हमें क्या सिखाता है? तो बोलते मर्फीज लॉ होता है कि व्हाट एवर कैन हैपन विल हैपन एनीवे। जो कुछ भी हो सकता है वो जरूर हो ही रहता है, यह मर्फीज लॉ हमें बताता है। लेकिन इसके बारे में विज्ञान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहां पे एक मोर्स कोड करके भी आता है, जो डॉट्स एंड डैशेस के रूप में होता है। तुम लोग बाइनरी होते हैं 0101, वो भी वहां पे होता है। तो उसको भी, उसका भी रेफरेंस यहाँ पे आएगा। तो वो उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते रहती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए और घर पे आते हैं तो बहुत वो स्टॉर्म जो होता है वो आया होता है, बहुत धूलिकण आते होते हैं। घर में जाके एंट्री करके देखते हैं तो उनको पता लगता है कि मर्फ का जो खिड़की था, उसके रूम का जो खिड़की था, वो खिड़की वहां पे बंद नहीं किया होता है। तो बहुत सारी धूल वहां पे आती है। फिर वो जाके ऊपर उस खिड़की को बंद कर देता है। तो उनको देखता है कि जो धूलिकण जो है वो सारे जो सेटल होते हैं जमीन के ऊपर, वो एक विशिष्ट रूप में सेटल होते हैं ना। उसके वहां पे लाइंस बन जाती है। कुछ लाइन जो होती है ठीक होती है, कुछ लाइंस जो होती है वो थीन होती है। तो एक बारकोड की तरह, एक उसको कोड की तरह वहां पे उसको वह ऊपर एनालाइज करता है। तो बोलता है तो मुझे लग रहा था ना कुछ घोस्ट वगैरह है, ये कोई घोस्ट नहीं है,
trying to communicate something to her, और उस बार कोड को फिर वो रीड कर लेता है, अपने आप लिख के उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेता है, तो उसको पता लगता है अरे ये तो कोऑर्डिनेट्स है, लैटिट्यूड लैंग्वेज जो होते हैं पृथ्वी के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये तो वो कोऑर्डिनेट्स है। तो फिर वो वहां उस कोऑर्डिनेट पे जाने की तैयारी करते, तो मर्द बोलते मैं भी आऊंगी, उसको भी क्यूरियोसिटी रहती है, तो फिर वो जाके कार में छुप जाती है और वो दोनों जाते हैं। फिर वो जहाँ पे पहुंचते हैं उस कोऑर्डिनेट पे, तो रात हो जाती है, वहां पे उनपे एक गेट वहां पे दिखाई देता है, पूरा तार का कुंपण वहां पे लगा रहता है। तो फिर जाके उन तारों को काटने के लिए वो कैंची लेके आता है, जैसे इसको छूता है कुछ तो बहुत बड़ा लाइट निकलता है, अंदर जाके वो उसको उनके अंदर लेके जाते हैं। तो वहां पे ऐसी स्थिति बताई गई है कि वो जाके वहां पे जिस कॉन्फ्रेंस रूम में लेके थे, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, और वो पूछते हैं कि आपको ये कोऑर्डिनेट के बारे में जानते कैसे हो, ये तो बड़े सीक्रेट है। हम लोग यहाँ पे नासा है, या नासा एक विश्व रूप से प्रोजेक्ट चल रहा है अपनी पृथ्वी के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए। हाँ, तो कैसे, तो यहाँ पे जो उनको तो पता रहता है कि यह सारा चीजें क्रॉप्स नष्ट हो रहे हैं, वीट नष्ट हो चुका है, ओपरा जो जो नष्ट हो चुके थे, अगला जो होता है वो कॉर्न जो इतना है, वो कॉर्न भी नष्ट होने वाला होता है। तो बोलते हम लोग उसके लिए थे, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला, ये तो बहुत टॉप सीक्रेट है। तो फिर वो लड़की बोलती है ग्रेविटी, वो लोग हंसते हैं कि इसको कैसे पता चला इतनी छोटी बच्ची को। हाँ? तो फिर वहां पे वो विश्लेषण करते कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा ऐसा हुआ, उसी समय ये कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए, हम लोग आए। तो असलियत यह रहती है कि जो वहाँ पे डॉक्टर बैन करके प्रोफेसर रहते हैं, और उनकी जो बेटी रहती है डॉक्टर बॉन, और ये प्रोफेसर बॉन, ये दोनों, तो यह नासा का पायलट होने की वजह से इसको यह ऑलरेडी जानते हैं। तो बाकी लोगों से फिर वो परिचय हो जाता है, और बोलते यदि ऐसा हुआ है तो कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति जो है जो तुम्हें इस मिशन में इन्वॉल्व करना चाहती है, बिकॉज तुम नासा के सबसे बेस्ट पायलट हो, और हम लोग चाहते हैं जो मिशन, जो हम लोग जो नया अपना नया घर, नई धरती ढूंढने के लिए जो हमारा प्रयास चल रहा है, उसमें आप शामिल हो। ऐसे ही यहाँ पे किसी की तो भी इच्छा है, अदृश्य शक्तियों की इच्छा है, इसीलिए आपको यहाँ पे अदृश्य शक्तियों ने भेजा है, तो आप इसमें शामिल हो जाओ। तो फिर वो जाके बताते हैं कि उनका मिशन क्या है। तो वहाँ पे उनके प्लान ए और प्लान बी रहते हैं। प्लान ए रहता है कि यहाँ से वह जो लोग हैं उनका 10 साल पहले उन्होंने ऑलरेडी एक मिशन जो रहता है लावारस करके एक मिशन रहता है, डॉक्टर मैन के नेतृत्व में वह मिशन उन्होंने भेजा रहता, तो ऐसे 11 लोग ऑलरेडी भेज चुके होते हैं, उसमें से 3 जगह से इनको सिग्नल आते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इनको वह ये रहता है, होप रहती है कि इन 3 जगह में से कोई तो जो एक आध या दो भी जो भी रहेंगे, धरती जो रहेगी अपनी, जो यहाँ का जो वातावरण रहता है वैसा ही वातावरण वहां पे रहेगा, तो फिर हम लोग वहां पे चले जाएंगे। एक प्लान ए रहता है, उसको प्लान को ए को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ के सारे लोगों को वहां पे टेलीपोर्ट करना पड़ेगा ना, वहां पे भेजना तो पड़ेगा। तो वो ग्रेविटेशनल एक इक्वेशन होता है, उसके ऊपर जो प्रोफेसर बॉन्ड रहते हैं वो काम करते रहते हैं। तो इसको जब तक तुम ले जाओ, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा, जैसे ही आपकी वजह से आपकी तरफ से मुझे वो मिल जाएगा, इन सारे लोगों को इक्वेशन सॉल्व करके मैं वो ग्रेविटी को यूज करके इनको वहां पे टेलीपोर्ट कर दूंगा, इसे बताते। तो ये अभी रेडी हो जाता है। मर्फ जो रहती है वह क्या करती है, अपने घर में जो उसको जो सिग्नल्स मिलते रहते हैं, जो कम्युनिकेशन होते रहता है, उसको समझने के लिए मॉर्स कोड जो मैंने बताया, डॉट्स एंड डिजिट्स को यूज करके वो उसको समझ लेती है। जब उसको पता चलता है कि पापा ऐसे मिशन पे जाने वाले हैं, तो वह पापा को बताती है कि पापा देखो, मैंने यह इसको डिकोड कर लिया है इस मैसेज को, और इसका जो मीनिंग निकलता है वह होता है स्टे, STAY, माने सिर्फ रहो, आप यहाँ पे कहीं से कुछ जाओ नहीं, यू जस्ट स्टे हियर। यह मैसेज उसको मिलता है, वो अपने पापा को बताता है, लेकिन वो पापा लगते कि ये इमोशनल है, मेरे प्रति प्रेम करती है, इसलिए यह इस तरह से कर रही है, मेरे को जाने नहीं दे रही है। उस वक्त वो समझता नहीं है उस बात को, लेकिन इसका रियल पीछे क्या रीजन होता है वो थोड़ा मूवी अनफोल्ड होती है तो आगे के पता लगता है। तो फिर वो जो होता है, जानने से पहले अपने बेटी को बताता है कि देखो आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बहुत गहरा उसका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है वो अपनी बेटी के साथ रहता है। इसका भी क्या महत्व है वो भी मूवी में अनफोल्ड हो आगे। तो बड़ा प्रेम को व्यक्त करता है अपना, देन बोलता है मैं जरूर लौट के जरूर आऊंगा, आई विल कम बैक, मैं आऊंगा जरूर, तो तुम मेरा जरूर होप मत हारना, मेरा हार, मैं जरूर आऊंगा, यू ऑलवेज हैव दैट फेथ।
और ऐसा हो सकता है कि मैं जहाँ पे जिस जगह पे जा रहा हूँ वहां पे मेरे काल की गति बहुत धीमी हो जाएगी, यहाँ पे पृथ्वी की गति वैसे ही चलती रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं वहां से अपनी मिशन लौट के खत्म करके आऊँ तब तो मेरी उम्र की ही बन चुकी होगी। ऐसा भी हो सकता है, ये भी उसको वो बात बता देता है। और ऐसा करके फिर दिखाते हैं कि वह अपने मिशन पे लोग चले जाते हैं। तो मिशन पे कौन लोग जाते हैं अभी, तो जो पायलट रहता है तो अपना कूपर वो जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर बॉन्ड जो वो डॉक्टर प्रोफेसर बॉन्ड की लड़की रहती है वो जाती है, और उनके साथ में और दो साथी है, घायल नामक और एक रॉकवी नामक। ये दोनों साइंटिस्ट भी उनके साथ है, 4 लोग उस मिशन पे आते हैं। तो फिर उनका जो रॉकेट है वो लॉन्च हो जाता है, उनका जो यान है उसको जाके कनेक्ट करके एक स्पेसशिप उन्होंने ऑलरेडी बनाया है, उसका नाम होता है इंड्योरेंस। उनका स्पेसशिप होता है, उसको साझा के अटैच करना होता है, और वो स्पेसशिप पे होता है। फिर वो स्पेसशिप स्पेस में भ्रमण करके आगे जाल के मार्स को क्रॉस करते हुए सैटर्न तक पहुंच के सैटर्न से फिर वहां पे एक वर्म होल करके एक कॉन्सेप्ट होती है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने के लिए जो समय लगता है वो समय पूरा ठीक से अवेलेबल नहीं होता है। तो एक वर्म होल के रूप में वहां पे रहता है। वो वर्म होल बोलते तो ऐसे डक्ट होता है, लेकिन वो ऐसे वर्म होल पूरी तरह से जोड़ देंगे और उसको ऐसे पूरी तरह से घुमा देंगे तो स्पेरिकल एक चेंडू जो रहता है, स्पीयर जो रहता है, बॉल रहता है, उसके रूप में वह वहां पे दिखाई देता है। तो वर्महोल होता है वो सैटर्न के पास होता है, वहीं से मार्ग होता है अपनी गैलेक्सी से निकल के किसी और गैलेक्सी माने इंटरस्टेलर। यहाँ पे इंटरस्टेलर का जो कंसेप्ट आता है कि वो वर्महोल से पास होके उस दूसरी गैलेक्सी में चले जाना, यहाँ तक इंटरस्टेलर। तो वो वहां पे जैसे जैसे जाते हैं मार्स को पीछे रहते हैं, उधर से वो मैसेज भी भेजते हैं। यहाँ पे वो प्रोफेसर बॉन्ड जो रहता है अपने घर में उनके जाते हैं, उनको मैसेज भेजते हैं। वहाँ पे ऐसे डायलॉग दिखा कि अभी राइट नाउ यह मार्स से गुजर रहे हैं, और अगली बार जब उनका मैसेज हमें प्राप्त होगा तब वो सैटर्न के अराउंड वहां पे पहुंच चुके होंगे। तो ऐसे करते करते उनको सैटर्न तक पहुंचने में 2 साल लग जाते हैं। तो सैटर्न के पास पहुंच के उनको वर्महोल दिखाई देता है। उसमें यहाँ पे और एक चीज जो बताई गई है वो क्रायो स्लीप करके बताई गई। क्रायो स्लीप माने क्या, एक विज्ञान का रूप करके बहुत ही कम टेम्परेचर में यहाँ पे उसको वहां पे रखा जाता है, और उस तरह से वह उनको जो बायोलॉजिकल उनका एज है वो वही रहता है, वैसे वो भेजते हैं। तो ये इसका योग वशिष्ठ में अगर हम लोग इसका लिंक देखें तो पद्मा राजा और जो लीलावती होती है उस वक्त जो सरस्वती बोलते हैं कि अपनी उनकी शरीर, जो लीलावती जो अपना वर मांगती है कि जो मेरे पति है उनका शरीर वहां पे नष्ट ना हो और उनका आत्मा उस जो मंडप है उसके बाहर ना जा पाए, उधर ही वो आत्मा वहां पे बना रहे उस तरह से। तो इसका देखो रिलेवेंस यहाँ पे किस तरह से है। कोई जो क्रायोस्लीप है वही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे वो फूलों से आच्छादित कर देखो तो बॉडी वहां पे पेरिश ही नहीं होती, बॉडी सड़ती नहीं है। तो यहाँ पे इनका भी ऐसे ही हो जाता है, उनकी बॉडी जो रहती है वो ऐसे ही बने रहती है, और एज का वहां पे एजिंग नहीं होती। ये उसका क्रायोस्लीप के ऊपर यह उसका वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव, योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव भी है। देखो कितने साल पहले उन्होंने इसका इमेजिन कर लिया था कि आपकी बॉडी सड़ेगी नहीं, बनी रहेगी ऐसी कैसी। ये चीज दोनों चीज बहुत रिलेवेंट है। नाउ वो अपने आप क्रायो स्लिप में बना लेते हैं, वहां पे जाके फिर सैटर्न के पास जाके वो अपने क्रायो स्लिप से बाहर निकलते हैं। फिर वहां पे अभी उनका जो ये होता है कि अपने को इसमें से बाहर जाना है वर्महोल की उस साइड में। फिर जाते भी है, बड़ा सुंदर तरीके से वहां पे दिखाया कि किस तरह से वो वर्महोल से जाते हैं और वो दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। इंटरस्टेलर वहां पे हो चुका होता है उस वक्त, वो जा चुके होते हैं। वहां पे फिर जाकर देखे तो उनके पास 3 ग्रह से जो सिग्नल्स वो आते रहते हैं। तो वहां पे 3 जो शास्त्र थे उनके नाम के ऊपर ही वो ग्रह को वो लोग बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं, बिकॉज वही उनको पता था, उनको उनके तो नाम का पता नहीं। तो बोलते जो मिलर्स प्लैनेट, जहाँ पे मिलर जाके उन्होंने अपने को सिग्नल भेजा है, वो एक मिलर्स प्लैनेट होता है। ये मिलर्स प्लैनेट में बहुत सारा से पूरा पानी ही पानी आच्छादित होता है। जो दूसरा जो ग्रह होता है वो डॉक्टर मैन जो उनका नेतृत्व करते रहते हैं, वो जिस ग्रह पे जाते हैं वो डॉक्टर मैन वाला ग्रह होता है। और जो तीसरा जो होता है साइंटिस्ट, वो एस्ट्रोनॉट जो होता है वो एडमंड करके होता है, वो एडमंड के ग्रह, ऐसे 3 ग्रहों को इनको जाके तीनों को विजिट करना है और बताना कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के वातावरण के जैसा है, तो वहां पे अपनी यह स्पीसीज जो है, ये मानव जाति वहां पे जाके बच सकती है, ये उनका मिशन रहता है। तो फिर डिसाइड करना है किसके ऊपर जाके। तो फिर डॉक्टर जो डॉयल रहते हैं वो बताते हैं कि देखो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ये है, ये सारी चीजें, यही ग्रह अपने लिए ठीक रहेगा रहने के लिए, ऐसे ही सिग्नल अपने को आए हुए वहां पे जाते हैं।
फिर जाने के लिए वहां पे उनको जो ऑर्बिट रहता है उस ग्रह के ऑर्बिट में वहां पे अपने यान को स्थित करना पड़ेगा ना, स्पेसशिप को स्थित करना पड़ेगा, और उसके बाद में वहां पे घूमता रहेगा वो। एंड देन उसके साइड में जो दिखाया गया है, तो उसके साइड में वहां पे ब्लैक होल भी रहता है। अभी ब्लैक होल माने क्या? ब्लैक होल कृष्ण विवर करके बोलते हैं, जहाँ पे इनफाइनाइट गुरुत्वाकर्षण होता है, जो कृष्ण की भांति वो अपने आप को वहां पे खींचते रहता है, उसको ब्लैक होल बोलते हैं ना, इसलिए इसको कृष्ण, कृष्णा माने इनफाइनाइट अट्रैक्शन, जो अपनी तरफ खींचता है ना? तो यहाँ पे इनफाइनाइट अट्रैक्शन बोलते हैं, इसलिए इसको कृष्ण विवर के रूप में भी देखा गया, बोलते हैं। तो यह जो ब्लैक होल रहता है उसके बाजू में जो ग्रह रहते हैं वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बहुत ज्यादा रहता है। तो जो प्लैनेट रहता है वहां पे 130 टाइम्स, 130% बोला है, 130 टाइम्स बोला है। वहां पे ग्रह, उसके जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति वहां पे रहती है, तो उसकी वजह से वहां पे जो टाइम, जो समय निकलता है, 1 घंटा यदि वहां पे बिता दिया तो पृथ्वी पे 7 साल निकल जाते हैं। तो इसके साथ पास बहुत बड़ा समय कमी रहता है। उस समय को बचाने के जो कुपर जो रहता है उनको बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, उसके जो ब्लैक होल है उससे स्लाइड अगर कर दिया जाए तो वो ग्रह से निकलती बाहर, तो हम लोग उसके उस लाइन के उस साइड जाएंगे, तो अपना क्या होगा, उसके ऑर्बिट में घूमने से अच्छा हम लोग उस जगह पे हम लोग रुकेंगे, तो टाइम के कॉन्सेप्ट से बाहर रहेंगे हम लोग। हाँ, तो वहां पे अपना स्पेसशिप बना रहेगा और उधर से हम लोग जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो उससे अपना समय का जो बर्बादी नहीं होगा, हमारा फ्यूल भी बच जाएगा, अपना समय भी बच जाएगा। सब लोग शादी करते थे, वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन। तो वहां पे जाके फिर अपने यान को स्पेसशिप को स्थिर कर देते हैं, अपनी यान को जाके फिर वहां पे लैंड कर जाते हैं। लैंड कर जाते हैं तो देखिए कि वहां पे पूरा 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 जो है पानी ही पानी है, पूरा पानी से भरा हुआ। लेकिन फिर वहां पे जाके देखते हैं वो अपने जो मिलर जो है उनको ढूंढने लगते हैं, तो वो जो उनके पास टास्क और केस करके दो ना रोबोट रहते हैं, उनको ढूंढते हैं, वो केस उनको ढूंढते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे जो मिलर जो पहुंची है ये ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट के अंदर ही पहुंची है, लेकिन उसकी वजह से पृथ्वी पे जो सिग्नल भेजे वहां पे हमें 10 साल से वह सिग्नल मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ का 1 घंटा वहां पे 7 साल है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं वहां पे बड़े ही ऐसे बिल्कुल अपने इसको छूने वाले, क्लाउड्स को छूने वाले इतने बड़े बड़े वहां पे वेव्स आते रहते हैं। सुनामी के सेब, सुनामी का बाप भी इसको आप बोल सकते हैं, इस तरह से बड़े बड़े वेव्स आते रहते हैं। और उसी ऐसे ही कुछ वेव के अंदर वो मिलर का वहां पे डेथ हो जाता है, तो उनको वहां पे इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट उठाने के चक्कर में जो डॉक्टर बॉन्ड है वो आगे आगे जाती रहती है, विदाउट रियलाइजिंग कि वहां से वो वेव आ रही है। वो कूपर बोलता है चलो जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ, नहीं तो वेव वेव तुम्हें बहा के लेके जाएगी, फिर लूज यू। लेकिन बोलते नहीं नहीं, वो मेरा मिशन मुझे चाहिए। उसके बाद सुनती नहीं है, देर हो जाती है। वो जो केस रोबोट होता है उसको उठा के लेके आता है, और वह जो रेंजर नामक जो उनका यान रहता है उसके अंदर चलते हैं। लेकिन ऐसा करते करते जो डोयल है वो अंदर घुस नहीं पाता, और जो वेव थी उनको बहा के लेके आती है, और डोयल वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट की मृत्यु हुई, तो बचते हैं सिर्फ 3 नाव। तो जो वहां पे जो स्पेस वहां पे मिली रहता है, यहाँ पे डॉक्टर बॉन्ड और ऊपर वहां पे बच जाते हैं और अपने स्पेसशिप पे लौट आते हैं। अभी इनको दूसरी ग्रह पे जाना है, जो डॉक्टर मैन है उनके ग्रह पे, या अपने जो एडमंड है उनकी ग्रह पे जाना है। तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं उनका जो डिस्कशन चलता रहता है और डिसीजन लेते हैं। फिर डॉक्टर मैन के यहाँ पे चलते, वहां पे सिग्नल आ रहे, और वहां पे वो लोग चले जाते हैं। फिर जो जो देता है वो डॉक्टर मैन भी वहां पे क्रायो स्लीप में रहता है, उसको वो जगाते हैं। फिर वहां पे बताता है, और सारे उसके बीच में उनको एक पृथ्वी से मैसेज आता है। अपने डॉक्टर जो उनकी जो बेटी रहती है मर्फ, वो भी बड़ी होकर नासा की साइंटिस्ट बन जाती है, और प्रोफेसर ब्राउन के साथ वह कार्य करते रहती है। तो वो ऐसे हो जाता है कि यह जब वहां पे अपने आप को बचाने के चक्कर में उस जो ग्रह रहता है वहां पे इनके 3 घंटे निकल जाते हैं। तो जब वो एशिया पे लौट के आते हैं तो उनको पता चलता है कि पृथ्वी में अब तक इस 3 घंटे में 7-21 प्लस जो 2 साल पहुंचने में रहते हैं, वो ऐसे 23 साल गुजर चुके रहते हैं। तो फिर उसकी जो बेटी रहती है उसी की एज की अब लगभग हो चुकी होती है, और उसका जन्मदिन होता है। वो जन्मदिन के ऊपर उसको मैसेज भी भेजते हैं, तो मैसेज वहां पे जाके वो देख लेता है। तो उससे पता चलता है कि वो नासा वगैरह ज्वाइन कर चुके साइंटिस्ट है,
प्रोफेसर बॉन्ड के साथ काम कर रही है। उसके बाद में जब वो नेक्स्ट टाइम जब वो अपने डॉक्टर मैन के ग्रह पे जाते हैं तो वहां पे उसको संदेश मिलता है कि उनके जो पापा है डॉक्टर प्रोफेसर बॉन्ड जो है, डॉक्टर बॉन्ड को ये मिलता है संदेश कि वो उनका डेथ हो गया और वो मरते मरते मर्फ को बता देते हैं ग्रेविटेशनल इक्वेशन के ऊपर जो मैं काम कर रहा था, ये मैंने कई साल पहले इसको सॉल्व कर लिया था, यह काम नहीं करता है, यहाँ पे कोई मार्ग नहीं है, ये लोग लौट के आने वाले नहीं है और यहाँ से ना कोई हम लोग भेज सके। जो प्लान बी था उसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए अभी इनको भेजा है। प्लान बी क्या रहता है, उन्होंने सारे स्पीशीज को जो डीएनए रहते हैं वो एक जगह पे लेके रहते हैं और उनको जाके जहाँ पे उत्पत्ति जो सृष्टि का जो निर्माण हो सकता है इसी जगह प्लैनेट मिल जाएगा तो वहां पे जाके उनके डीएनए को उनके बीजों को लेके वहां पे उसको रिप्रोड्यूस करके कॉलोनी बना लेंगे और वो कॉलोनी फिर रिप्रोड्यूस करते करते ऐसे ही ह्यूमन स्पेशीज और सारी स्पेशीज के जो है वो बचाएंगे। ये उनका प्लान भी रहता है। तो प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये भेजते हैं। प्लान ए तो ऐसे ही फेल होता है, लेकिन ये सत्य जो है वह मरते मरते इसको बता देती है मर्फ को। तो वो मर्फ मैसेज भेजती है डॉक्टर बॉन्ड को, आपके पिताजी अभी नहीं रहे, ही वॉज वेरी पीसफुल, लेकिन उन्होंने यह सत्य बताया, क्या तुम्हें यह सत्य पता था और क्या मेरे पापा को यह सत्य पता था, क्या आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे मरने छोड़ दिए है। इस तरह से बात दुख व्यक्त कर दिए। तो ऐसा तो सत्य नहीं होता, किसी को वो पता नहीं रहता, लेकिन डॉक्टर मैन को ये बात पता रहती। तो जब वो उस ग्रह पे जाते तो डॉक्टर मैन उनको यह मैसेज जो आया वो सुन के बताता है कि हाँ, यदि आप वो ऐसा बता देते तो अपना जो उनके प्रति जो अटैचमेंट रहता है उसके वजह से आप कभी उनको छोड़ के आते ही नहीं, इसलिए आपको बताया ही है। इस तरह से वहां पे वो खुलासा करता है। तो ये बोलता है अभी जो कूपर बोलता है, नहीं नहीं ये बात तो ठीक नहीं, मैंने अपने बच्चे को तो प्रॉमिस किया है, मुझे तो अपनी पोती बचाना ही है। और उसको भी बचाने का ही मन करता है, जो डॉक्टर मैन होता है उसको भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, उसको भी खुद को बचाना होता है। लेकिन उसने एक बात इनसे छुपाई रहती है, जो वो ग्रह रहता है वहां पे ऐसी सृष्टि उत्पन्न होने लायक कोई बात नहीं रहती है। सिर्फ खुद को बचाने के लिए जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, जो जिंदा रहने का प्रयत्न हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है, उसी इंस्टिंक्ट की वजह से उन्होंने झूठ इंफॉर्मेशन को भेजे रहे थे ताकि वो कोई आए उनको और बचाए, और खुद तो प्रायोस चले जाते। देखो कितने स्वार्थ के लिए कितने यह गलत काम चीज करके बैठे थे। तो लेकिन उनके मन में फिर भी वही रहता कि मैं बच जाऊंगा तो जो आएंगे उसको मैं अपने कर पाऊंगा, दूसरे ग्रह पे जाके, मैं एडमंड ग्रह पे जाके वहां पे मैं उस सृष्टि के इसको बचाए रखूंगा। यह उनका उद्देश्य वहां पे स्वार्थी भी एक होता है और एक परमार्थ वाला रूप भी वहां पे उसके अंदर होता है। लेकिन ये तो बोलता है कि मैं मेरे काम करके ऊपर बोलता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे तो स्पेसशिप लेके रिटर्न जाना है, मेरे को रिटर्न भेज दो। तो फिर स्पेसशिप चला जाएगा तो इनका गड़बड़ हो जाएगा, इनकी बचने की जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, उसको मारने की कोशिश करता है डॉक्टर मैन। लेकिन वो कुछ तो करके जो डॉक्टर बॉन्ड रहती है वो सिग्नल मिल जाता है उनको, और वो जाके उनको बचा लेती है। और ऐसी स्थिति में जो होता है वहां का जो कैंप होता है उसको उड़ा देता है या वो उड़ जाता है। उसमें जो नॉर्मली जो रहता है उनका शास्त्रज्ञ और एक एस्ट्रोनॉट रहता है उसकी मौत हो जाती है। तो फिर बचते कितने, 3 लोग। ये फिर 3 लोग, 2 यान रहते, 2 इंजन रहते, उसमें वो बैठ के जाते रहते। तो जो डॉक्टर मैन है वो स्पेसशिप को कनेक्ट करने का प्रयत्न करता है ताकि वो दूसरे ग्रह पे वहां पे जाए, या लौट के चला जाएगा, जो भी उसको करना है वो इस तरह से दिखाए कि उसको जाना है। जब वो प्रयत्न करता है वो अनऑर्गेनाइज होता है तो उसको कनेक्ट नहीं कर पाता। ऐसे कनेक्ट करने के चक्कर में स्पेसशिप जो होता है, एंड्योरेंस जो स्पेसशिप होता है उसका एक हिस्सा टूट जाता है और वो स्पेसशिप हिलने लगता है। न्यूटन्स जो लॉ है अपना, कि जो किसी वस्तु एक जगह पे स्थित है तो स्थित होती है, या मोशन में है तो मोशन में ही रहते हैं, अनलेस उसको एक एक्सटर्नल फोर्स को रोकता नहीं है। फ्री हो जाता है, वो चलने लगता है। लेकिन जो ये जो पायलट रहता है, कूपर पायलट, ये तो बड़ा एक्सपर्ट रहता है और उसमें उसकी मृत्यु दिखाई दी है, डॉक्टर मैन है वो खत्म हो गया। तो बचते सिर्फ 2 लोग अभी। तो वो जाके उसको कुछ तो टेक्निक लगा के अपना जो है उसको जाके कनेक्ट कर लेता है, उसको स्थिर कर लेता है। अभी इनके पास 2 उपाय होते हैं। डॉक्टर बॉन्ड ने जो सजेस्ट किया था एडमंड, वहां पर और एक आस्पेक्ट बताया गया है कि वो डॉक्टर एडमंड रहते हैं, वो बहुत प्रेम करती है इससे, एडमंड से ना। तो उसको हमेशा एक इंट्यूजन रहता है, एक फीलिंग होती है कि उसको एडमंड की ग्रह पे जाना है, एडमंड की ग्रह पे जाना है। इन सिचुएशन और जो है तर्क उनको ऐसा करने नहीं देता और वो दूसरे ग्रहों पे चले जाते हैं। तो ये संकल्प यही होता है उनका भी, इंटेंशन ये होता है कि वहां पे हम लोग जाए। तो वो क्या करते हैं, लेकिन जाने के लिए जो समय बचाना है उसी लिए वो क्या करते हैं, यदि बोलते हैं ये
उसके यहाँ पे जो ब्लैक होल है उसके अराउंड हम लोग कर लेंगे, तो इतने गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो स्लिंग शॉट करके एक टेक्निक बताया, विज्ञान का टेक्निक है। माने क्या होता है, अपनी जो पृथ्वी है फॉर एग्जाम्पल, तो पृथ्वी का एक ऑर्बिट है, यहाँ पे अपने सैटेलाइट घूमते रहते हैं, तो एक ऑर्बिट होता है, तो वहाँ पे सैटेलाइट घूमने के लिए कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्रोपेलेंट या तेल नहीं लगता, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के इसमें घूम रही है, क्यों घूम रही है, बिकॉज उसका सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसलिए पृथ्वी और सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। तो बोलते क्या बोलते हैं, जो ऑर्बिट जो रहते हैं, एक ऑर्बिट से निकल के उसका टेंजेंट जो रहता है ऑर्बिट का, उस टेंजेंट से आपको बाहर फेंक दिया जाए, और जो किसी दूसरे का जो ऑर्बिट है उसके ऑर्बिट तक स्थित हो जाए, तो यहाँ से जाने के लिए उतना उतना ही आपको सिर्फ प्रोपेलेंट लगेगा, उस डायरेक्शन में जाओगे, वहां पे जाके वहां पे उस ऑर्बिट में स्थित हो जाओगे, तो कोई प्रोपेलेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फील बचाने का एक तरीका होता है स्लिंग शॉट। वो स्लिंग शॉट को उनको यूज बनाते हैं, तो जो ब्लैक होल के अराउंड वो जोर जोर से घूमते हैं ना, तो वहां से निकल के फिर वो क्या दिखाई देता है, दिखाया है कि जो रेंजर जो है, जो सिर्फ जो डॉक्टर बॉर्न रेंजर है वही सिर्फ उधर जाके देखता है। ये जो अपना कूपर होता है, ये कूपर डिसाइड कर लेता है कि लेट मी एंटर इनटू द ब्लैक होल, वहां पे जाके वहां का क्वांटम डेटा, मुझे वो ग्रेविटी का जो है सुप्रीम बिल्कुल इतना जो होता है, वो क्वांटम डेटा यदि मुझे मिल गया किस तरह से और मैं बच गया, तो मैं वो डेटा पृथ्वी पे भेज दूंगा। लेकिन उसकी जो अटैचमेंट रहती है, वो प्रेम जो रहता है उसके बच्चे के प्रति, वो भी बरकरार है। ऐसा दिखाया गया कि वो ब्लैक होल में घुस जाता है। या फिर वो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम में आ जाती है कि यदि आप स्पीड के लाइट से ज्यादा स्पीड से आप जाते हो, तो जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो भी एक आ जाता है पिक्चर में। और आगे जाके यदि उससे भी इतना आप अंदर घुस जाओ, तो वो आप सारी स्थितियों जो डायमेंशन है, उन सारी 3 डायमेंशन को क्रॉस करके आप एक नई आयाम में, एक नए यूनिवर्स में, यूनिवर्स में आप हो जाते हो। ऐसे आप सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हो इस तरह से। तो आप दिखा देते, जब वो उसके अंदर घुसता है, तो अपने आप को उसका जो बिल्कुल लव होता है, पैटर्न होता है अपने बच्चे के प्रति, तो अपना जो रूम जो रहती है, वो जो बुक शेल्फ रहता है, वो बुक शेल्फ के पीछे वो अपने आप को पाता है सूक्ष्म रूप में। तो ये सूक्ष्म जो अतिवाहिक शरीर है, यहाँ पे योग वशिष्ठ में भी इसके बारे में बताया है। तो यह होता है। तो फिर वो जो आप दिखाया गया कि बचपन से जो मर्फ जो वो घोस्ट वगैरह समझते हैं, वो कोई भूत नहीं रहता है, वह कूपर ही रहता है। और जो ये इंटरस्टेलर जो हो चुका था, वो यहाँ पे अभी दिखाए होते हैं, जब कुछ 30-40 साल पहले ये इंटरस्टेलर हो चुका है, और वो अपने जो टाइम का जो है उसके अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। माने जो XYZ वाला जो डायमेंशन होता है, वो टाइम भी यहाँ पे 4th डायमेंशन है। इसलिए जो कूपर रहता है, वो मर्फ जब छुटी है उसको भी वहां पे देख पाता है, मर्फ जब अभी बड़ी हो चुकी है उसको भी वहां पे देख पाता है। बस टाइम उनके लिए जस्ट ऐसे एक है जो टाइम को देख सकते हैं, इसलिए वह भूतकाल वर्तमान भविष्य काल ऐसा कुछ होता नहीं है, दे कैन जस्ट एक्सेस एनी पोर्शन ऑफ द टाइम वहां पे, बिकॉज टाइम इज आल्सो फिजिकल डायमेंशन में। यहाँ पे ये वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, तो वही उनके साथ हो जाता है। तो इसलिए वो मर्फ को जो बचपन से ही कम्युनिकेट करते रहते हैं, वो जो ग्रेविटी का उनको बताते कोऑर्डिनेट, वो भी उसने ही दिए होते हैं। और जो उसके बाद में भी जो सोल्यूशन जो मर्फ को जो भी बड़ी बन चुकी है, नासा की साइंटिस्ट बनी है, उसको देना होता है। तो उसने जो जाते समय जो घड़ी दिए रहती है, वो घड़ी में वो मार्स कोड माने डॉट डैश ऐसे करके वो सिग्नल देगा, और वो उसको नोट कर लेगी, और वो तो वहां पे वो जाके वो कम्युनिकेट करते रहता, कितने देखो साल से इनका यहाँ पे बहुत सारा समय गुजर चुका होता है, लेकिन ऊपर वहां पे वो भी वहां पे रहता ही है सूक्ष्म रूप से। ये कैसे क्या है, इसके ये बड़ा थोड़ा आध्यात्मिक है, योगिष्ठ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये समझ में आता है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो क्या करता है, जो वहां पे जो उसके साथ जो गया होता है टार्स, वो जो रोबोट उसके साथ, वो रोबोट भी बच जाता है, और वो रोबोट को एनालाइज करने में, क्वांटम डेटा एनालाइज करने में वो माहिर होता है। तो वो क्वांटम डेटा को एनालाइज करता है, ये बोलता है कि इसको तुम्हें उनको कम्युनिकेट करना है, तो एक ही तरीका है, ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है वो XYZ जो 3 डायमेंशन है, और जो चौथा डायमेंशन है टाइम, उसके भी परे जो जा सकते हैं वो ग्रेविटी ही होती है। इसी की वजह से जो टाइम डिफरेंस जो देता है, सापेक्ष होता है ना, यहाँ का चार टाइम जो होता है, वो तो सिर्फ यहाँ के चंद्रमा और यहाँ के सूर्य के पृथ्वी जो घूमती है उसकी वजह से हमने जो सेकंड मिनट और डिफाइन कर लिए हैं। लेकिन दूसरे ग्रह पे तो ये अलग होता है ना, वो ग्रेविटी की वजह से ही होता है। तो ग्रेविटी ही है जो टाइम के भी परे जा सकती है। ऐसा के बोलता है तुम मुझे क्वांटम
जो वो मैं कम्युनिकेट करूंगा। तो फिर वो कम्युनिकेट करता है, और जो वहाँ पे जो आखिरी स्टेज में जो आती है, मर्फ आती है, वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसको अपना पूरा भरोसा है कि जरूर मेरे पापा है, वो मुझे कुछ तो कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन उसको पता नहीं है मेरे पापा है, लेकिन कुछ तो उनका विश्वास बड़ा तगड़ा है। तो उस रूम में जाती तो उनको सिग्नल मिल जाते, फिर कुछ तो सिग्नल मिल रहे हैं। तो यही होता है कि जो अपने ऊपर जो रहते हैं उनके पापा, उनको वो मार्स कोर्स के रूप में से वो उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो जब वो कम्युनिकेट करते थे उसको वो लिख लेती है और जाके उसको एनालाइज करती है। तो उनको ग्रेविटी का जो इक्वेशन जो प्रोफेसर बॉन्ड सॉल्व नहीं कर पाते, वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। और फिर उनको एक तरीका मिल जाता है कि किसी भी प्लैनेट के ऊपर इसको यहाँ कहीं पे इस पृथ्वी से बाहर निकल के कहीं और जगह पे लोगों को टेलीपोर्ट किया जा सकता है। फिर यहाँ पे इस तरह दिखता है कि जैसे ये क्वांटम डेटा पास ऑन कर देता है, उसका पर्पज यहाँ पे खत्म हो जाता है, वो पूरा रूम वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है। और जो कूपर अपने आप को एक रूम में पाते हैं जहाँ पे दो साइंटिस्ट या दो डॉक्टर उनको दिखाई देते हैं, और वो बाहर निकल के उनको वेलकम करते हैं। कहाँ पे मैं हूँ, तो बोलते हैं यू आर ऑन द कूपर स्टेशन। आप कूपर स्टेशन में जो सैटर्न के पास बनाया हुआ है, उस कूपर स्टेशन पे आप हो। और यहाँ पे वो देखते, बाहर जाके देखते तो वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, वो मतलब बेसिकली वो सक्सेसफुल होने की वजह से कई सारे लोगों को उन्होंने इस कूपर स्टेशन पे टेलीपोर्ट ऑलरेडी कर लिया है। तो बोलते अरे अच्छा मेरे नाम पे इन्होंने फिर बोलते वो हंसते हैं, बोलते आपके नाम पे नहीं, यह तो आपकी बेटी का कमाल है। मर्फी कुपर के नाम से यह यहाँ पे स्टेशन जो है वो बनाया गया है, और आप वहाँ पे हो। जब हमने आपको ढूंढने का प्रयत्न किया तो आप हमें मिल गए, और आपको हमने लाया हुआ। बाय द टाइम यह कुपर जो है पृथ्वी के हिसाब से 124 साल का हो जाता है। और जो जो मर्फ रहती है वो ऑलमोस्ट अभी बुरी हो चुके थे, उसके बच्चे भी रहते, उसके नातू खातू परंतु सब कुछ रहता है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। तो वो सब जब उसको पता चलता है कि ऊपर यहाँ पे मिल चुके हैं, तो वहां से वो कुछ ही घंटों में आने वाली होती है। वो आ भी जाती है, और जाके उनसे मिलते भी है। तो बोलते मेरे को हमेशा पता था कि आप जरूर, आप लोग घोष नहीं थे, भूत नहीं थे, आप ही मेरे भूत थे, आप ही मुझे वह सब कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे। मैंने ये कई बार लोगों को बताने की वहां पे प्रयत्न किया, कोशिश किया, लेकिन उन्होंने वो माना ही नहीं बात, बिकॉज उनकी बुद्धि के परे यह बात थी। वो बोल रहे थे कि आप ही का आविष्कार है, आपने ही सब कुछ ये किया, मुझे ही इसका उन्होंने क्रेडिट दिया। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप ही थे जो उन्होंने हमें बचाया, आप ही थे उन्होंने वो क्वांटम डेटा मुझे भेजा, उसी की वजह से मैं इक्वेशन सॉल्व कर पाई। फिर ऐसे वार्तालाप होता है, उसके बाद में बोलता है कि चलो तुम्हारा भी कार्य बाकी है, तुम चलो निकलो यहाँ से। बोलते मैं कहाँ जाऊँ, बोलते हैं नहीं नहीं जाओ ना, वो डॉक्टर बॉन्ड जो एडमंड की तरफ पे गई हुई है, वहां से जाके वहां का अवलोकन करो। वहां से भी हमें अच्छा डेटा आ रहा है, सिग्नल आ रहे हैं। वहां पे अपने जो सारे लोग हैं, वहां पे जाके नए घर में अपने वो एडमंड वाला जो है वहां पे बस सकते हैं। ऐसे मूवी दिखा दे कि वो वहां से निकल रहा है, और वो वहां पे डॉक्टर बॉन्ड को दिखाया गया है कि उन्होंने वहां पे एक कॉलोनी स्थापन कर ली है, और वहां पे उनको नया घर मिल गया है। वहां पे नया सूरज भी उनको मिल गया, जिसकी ऊर्जा और रोशनी भी वहां पे दिखाई दी है। तो नया घर मिल गया, नया होम मिल गया, नई पृथ्वी के रूप में उनको मिल गया। तो सारे चीज 16 लोग वहां पे बच जाएंगे, और उनको वो बच जाएंगे। इस तरह से मूवी खत्म हो जाती है। ये हो गई पूरी मूवी। इसमें मूवी में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक जो है वो यूज किए हैं, जैसे कि अपना हमने स्लिंग शॉट के बारे में बात किया, हमने ग्रेविटी के बारे में बात किया, हमने फोर्थ टाइम एज अ फोर्थ डायमेंशन उसके बारे में बात किया, हमने टेलीपोर्ट करना अपने आप को कैसे जो होता है वो देखा, कि कैसे एक जगह से लुप्त होकर दूसरी जगह पे प्रकट हो जाएंगे, वो देखा। हमने वर्म होल के बारे में देखा, हमने ब्लैक होल के बारे में देखा। उसके बारे में हमने स्पीड ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आप जा सकते हो, आप टाइम को भी पार कर लेते हो। ग्रेविटी की वजह से टाइम को भी पार कर लेते हो, आप फ्यूचर को भी देख सकते हो। वही इसके साथ होता है। ये सारे जो वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं, यह इस मूवी में दिखाई देते हैं। अभी जो योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव है, उनको भी थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं ना। तो हमने देखा जो क्रायो स्लीप है, उसके रिलेटेड जो है वह यहाँ पे योग सिस्टम में भी उसकी बॉडी को प्रिजर्व वहाँ पे होती है, वो करते हैं। किस तरह से करते हैं वो वहाँ पे डिटेल में वर्णन नहीं है योग सिस्टम में, लेकिन इसके बारे में सोचा जरूर है। लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं जो अपने पुराण में, अपने इसमें कथाओं में, योग सिस्टम में, कि कोई तो सडन वहाँ पे आके उत्पन्न हो जाता है,
और फिर लुप्त हो जाता है। कई बार देखते हैं भगवान उत्पन्न हो जाते लुप्त हो जाते, उत्पन्न हो जाते लुप्त। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है कि वहां पे कैसे टेलीपोर्ट की जो होती है उसी को माध्यम से ये लोग उत्पन्न होते लुप्त होते। तो देखो कितना बड़ा सोच, नो कितना डेप्थ में इन लोगों ने उस वक्त सोचा था। कहाँ से इनको ज्ञान आया? तो ध्यान के जरिए यह ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। उसके पीछे आगे करके देखते हैं तो जो अपना टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी कई बार हमें बताया गया है, दिखाया गया कि जब इतने 4.32 मिलियन ईयर्स गुजर जाते हैं तो बोलते ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन होता है। उसी को यहाँ पे कल्प के नाम के रूप से जाना जाता है। जो चारों अपने युग होते हैं वो चारे युगों को मिलकर एक कल्प होता है, एक दिन ब्रह्मा का। ब्रह्मा का पूरा लाइफ गुजर जाता है तो बोलते विष्णु का एक दिन, विष्णु का पूरा लाइफ गुजर जाता है तो बोलते शिव का एक दिन। देखो मतलब काल गणना के रूप में कितना आगे तक इन्होंने सोचा है, कितना आगे तक। जो अभी तक मनुष्य सोच भी नहीं था, उन्होंने उतना सोचा ऋषि मुनियों ने। क्यों? वो अगेन जो ज्ञान जो डाउनलोड हुआ ध्यान के जरिए, उसी की वजह से उनको ये प्राप्त हुआ। देन उसके चैतन्य के बारे में बात करते तो उसके लेवल पे बोलते काल गणना का कोई महत्व ही नहीं। वो तो आदि है, अनादि है, अनंत है, काल के परे है। तो वही बात हो जाती है जब टाइम भी एज अ फोर्थ डायमेंशन आ जाता है। तो आप वो चैतन्य में एक असीम शक्ति, यहाँ पे ग्रेविटी बोलिए, एक एनर्जी होती है, वो असीम शक्ति होती है, वो टाइम के भी परे होती है। ये कॉन्सेप्ट अपने को योग वशिष्ठ में देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद में जो और एक चीज पता चलती है कि इनके मन में जो इंट्यूजन्स रहते हैं, जो फीलिंग्स रहते हैं, जो प्रेम दिखाया गया है, तो बोला वो आपके तर्क से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए जो एडमंड जो इसका प्रेम होता है और उसकी वजह से जो डॉक्टर मान को हमेशा इंट्यूजन रहता है कि चलो एडमंड वाले ग्रह पे ही चलो। तो बोलते वो कितना सच होता है। अल्टीमेटली वही ग्रह रहता है जो अपने को रहने के लायक रहता है। उसी वजह से वह वहां पे सिग्नल्स उनको आते रहते हैं। तो बोलते प्रेम की शक्ति, जो चैतन्य की शक्ति, जो फीलिंग्स जो रहते हैं, जो इंट्यूजन रहता है, उसकी पावर, आपकी जो तर्क रहता है वो बहुत लिमिटेड होता है, उससे कई गुना ज्यादा। इसलिए अक्सर काशी भैया, अक्सर गुरुदेव हमेशा बोलते रहते कि संकल्प शक्ति के लेवल पे काम करो, चैतन्य शक्ति के लेवल पे काम करो। अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इंट्यूजन प्रोसेस से गुजरते हैं, कैसे उनके अंदर वो इंट्यूजन प्राप्त होता है रहता है, वो भी आइडल्स लोगों के लिए भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। कैसे देखो ये सारी चीजें कैसे तो गुरुदेव ने योग वशिष्ठ में कैसी ऋषि मुनि ने किस तरह से जाना हुआ था। जो सिद्धि जो प्राप्त हो जाती है वो भी उसी का रूप होता है नो। अपने शरीर को छोटा कर लेना, अति सूक्ष्म कर लेना, बड़ा कर लेना, हनुमान जिस तरह से करते थे, ये सारी चीजें जो है ना वो सिद्धियां होती है। वो इस तरह से किसी के भी जीवन में वो अपनी तपस्या करते हो प्राप्त होते हैं। ये भी योग में बताया गया कि कोई भी अतिवाहिक शरीर जिसको बोला गया सूक्ष्म देह से आप ट्रैवल भ्रमण कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाई देता है कि जब वो ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है और उतनी स्पीड से जाता है तो सूक्ष्म देह से वो वहां पे अपने ही यहाँ पे जाके उनसे कम्युनिकेट कर तो नहीं पाता, बोल तो नहीं पाता, लेकिन ग्रेविटी का ये करके कम्युनिकेशन को साध्य कर लेता है। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया। प्रेम और जो कनेक्शन जो रहता है उसी की वजह से जो उसका फेथ रहता है वो उसके ऊपर, पापा के ऊपर रहता है, और उसका जो प्रेम रहता है उस वजह से वो जाके उसको पार करके सूक्ष्म देह से उसको कम्युनिकेट कर पाता है। और उसी की वजह से डॉक्टर बॉन्ड को भी प्रेम की वजह से ही वो इंट्यूजन आता है कि वही ग्रह होता है। ये सारी जो चीजें हमको दिखाई, फिर अपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की वो बात जो की, तो जो काम होता है तो अपने आप को जाके जो बचाना है, तो इनको दुनिया को जो बचाने का जो उनके मन में जो एक ये रहता है, तो सारे कैसे ब्रह्मांड पूरा वहां पे उनके हेल्प करता है ना? उनकी हेल्प करता है, अल्टीमेटली वो बच जाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे योग वशिष्ठ से आता है कि किस तरह से। फिर उसके बाद में और जो होती कि एक जो अपना मिल्की वे है, एक गैलेक्सी है, दूसरा जो गैलेक्सी है, तो ये जो ब्रह्मांड होते तो कई तरह के जो होते, चिदाकाश जो होता है, चैतन्य का जो चिदाकाश होता है उसके अंदर कई सारे ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड आदि है, अनादि है, अनंत है, ऐसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जाते रहते, उत्पन्न होते, लय होते। तो देखो ना यहाँ पे ये भी यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे अपनी जैसे पृथ्वी वैसे ही और भी पृथ्वी यहाँ पे कई सारी होगी जहाँ पे इसी तरह का वातावरण होगा। ये फेथ, ये बिलीफ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे योग वशिष्ठ में बताया गया, यह यहाँ पे भी होता है। लेकिन मतलब इसलिए आपको गुरुदेव अक्सर बोलते कुछ चीजें जान के चलो, कुछ चीजें मान के चलो, का सारी चीजें जानने के परे है।
सारे ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं है, सिर्फ पढ़ने में नहीं है, ज्ञान, सही ज्ञान उस शब्दों के बीच में है। तो ज्ञान शब्दों में व्यक्त करके लिमिटेड हो जाता है, लेकिन जब आप ध्यान के अंदर गहराई में जाते हो, अपने आप के पास जाते हो, तो फिर प्रेम आप ही हो, शांति आप ही हो, आनंद आप ही हो, आप ही उस असीम शक्ति का स्रोत हो। ये बात भी यहाँ पे दिखाई देती है। तो उसी की वजह से वो सारी ह्यूमैनिटी को बदले। तो कामना जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अपनी कामना को किसी बिगर गोल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, दिखाया है कैसे अपने बिगर गोल के साथ एसोसिएट करो तो पूरी ब्रह्मांड आपके शक्ति को ऊपर दे देते, इस तरह से यहाँ पे। तो ये कई सारे ऐसे टेक अवेज इस मूवी से देखने को मिलते जो योग वशिष्ठ से बहुत रिलेवेंट है। अभी सत्र को मैं आपके हवाले कर देता हूँ, यदि आपने मूवी देखी है, आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको अपने टेक अवेज एडिशनल बताए मेरे योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से, वो भी आप बता सकते हो, और कुछ कंट्रीब्यूट करना है वो भी आप कर सकते हो। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया गया है, चैट का भी ऑप्शन यहाँ पे भी उपलब्ध है, आप जरूर चैट पे भी डाल सकते, या अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप व्यक्त भी कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Jai Gurudev to all of you. Good morning. And very beautifully, Someshwar ji, you have narrated the story. कितना अच्छे से आपने उसको इतना सरल वे से बताया. And basically it is, you know, वो योग वशिष्ठ से कैसे connected है, that was the main point that we have seen here. So we saw, you know, the nature of God, you know, जो consciousness का जो nature है, वो कैसे हर तरह से वो galaxy में चल रहा है, और वही consciousness हमारे भीतर भी है. So it is the whole thing, you know, कि वो ocean तो है, लेकिन वो जो ड्रॉप है उसमें भी वही कॉन्शियसनेस है. द सेम क्वालिटी एग्जिस्ट इन अस आल्सो. वी आर अ ड्रॉप फ्रॉम दैट ओशन, एंड दीज पीपल दे गो अराउंड टू, यू नो, वो ओशन की खोज में निकलते हैं ना, गोइंग फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अनदर एंड गोइंग हियर एंड देयर फ्रॉम द ब्लैक होल, you know, mind, through the thought, through the, you know, like learning the physics, with the physics, quantum, that is that quantum jumps that they are doing. We experience all that here just closing our eyes, you know. That is what is so beautiful. So वो जो पूरा ब्रह्मांड जो है, जो वो खोज करने जाते हैं, वो सब हमारे भीतर ही है. यही हमको गुरुदेव बताते हैं actually. That whole picture which we saw there, we can just close our eyes and do it here, is what Yoga Vashisht is teaching us. You know, जैसे अभी आपने बताया सरस्वती की story, and even of course those 10 young men, those who are sitting on the flower, how they do that, पूरा रचते हैं अपना ब्रह्मा की तरह. इसी तरह से हम भी अपना रचते हैं. एवरी डे वी गेट अप. अभी आज मुझे ब्राउनी बनाना है, आज मुझे ये बिरयानी बनानी है. यू नो, आर यू गेटिंग इट? दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. सो वी आर डूइंग इट. ब्रह्मा की तरह रचते हैं, अपनी लाइफ को बनाते हैं, उसी तरह से हम चलते हैं. सो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ. इवन दैट इज ब्यूटीफुल. And of course, the next thing that we saw is कि going beyond all that, you know, वो छोटे से इसके हमारा जो मन जो नोशन लेके चलता है कि आई एम दिस बॉडी, एंड देन वो वर्ल्ड अपीयरेंस जो हमको दिखाई देता है, उसी भ्रम में जो हम चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जो 5 सेंसेस है उसके पीछे भागते रहते हैं. You know, all that which is temporary, we keep on going in that. So again, that when we come back to ourselves, it is like, you know, that अपने कॉन्शियसनेस में, अपने सेल्फ विटनेसिंग में जब हम आते हैं, तो वी सी ऑल दैट. सो दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. अनदर वन, व्हाट it's regarding the time, how you can go beyond the time. So that was also wonderfully explained in this picture about the gravity of the earth. कितना अच्छा बताया, you know, because of that gravity we are here. So गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि धरती तुम्हें इतना प्यार करती है, इसके लिए अपनी ओर तुमको खींच के रखती है. You know, that is a pull of that earth, isn't it? So that is a love of that mother earth for us.
And we saw the different galaxies, how they go around, through the black hole, and these many stories which we have been seen in Yog Vashisht also, right? So it is going all that beyond your time and experiencing that. And that is it, the connection that we saw with the divine. That was the main thing. Wherever they were connected to the divine energy. So that whole process, that whole thing is like, we say, without any word, there is only one nad, and that is that Om. So we are in that. So I felt that expansion of your own self. That is what Gurudev says. When you are in a meditation, what he says, expand yourself. That is, I can say in one word. If you all are doing it, you will get it. So that was very beautiful. You can feel that expansion, and that is what I am. So coming out again of your individual consciousness, you come into the infinite consciousness. That was the story. So I liked it very much, Someshwarji. It was amazing. Viewing the picture was amazing, and hearing the story from you was more amazing. It was like the cherry on the cake. So I really enjoyed it, and hope you all must have also enjoyed it. And that's all. Have a great day. Thank you very much, Someshwarji, for allowing me to express myself over here. Jai Gurudev. जय गुरुदेव संगीता जी, that was very beautifully expressed. किसी और को भी इसके बारे में व्यक्त होना है या कुछ प्रश्न पूछना है तो जरूर आप कर सकते हैं. Over to you. Jai Gurudev. Jai Gurudev Manisha ji, please go ahead. I think in Interstellar, I think one of the most wonderful aspects of the movie and of everything that we experience is the interconnectedness. ये जो entire सृष्टि है, ये जो consciousness, जो it is just one. Now to understand the oneness, if we are all one, that means we are all interconnected. तो ये interstellar है, वो भी बताता है कि we are all connected, whether it is this galaxy, next galaxy, or any other level, from the smallest to the biggest, from the grossest to the subtlest. We are all connected. Now the idea is to go from the grossest to the subtlest. And for that you need all this knowledge of time, gravity, and space. That is one aspect. Another very interesting, I'm sure a lot of you must have seen it a couple of years ago. Somebody did an experiment with, taking a photograph of an oak leaf in Florida. तो एकदम पहले leaf बताते हैं, and then they keep going inside the cell, into the cellular levels and at the minutest core. And then they keep expanding. Then from the leaf, they go to the earth, to the, outside the earth, and the entire galaxy, and then how that looks. And it is amazing that when you look at the picture of the leaf at its core, and you look at the Brahman's picture, it is identical. So I think this is one of the most beautiful parts. इसलिए अपन intuition वगैरह जो कहते हैं, वो आता है because we are all one. कभी-कभी कोई अपने प्यारे, people close to us are sick, or they're trying to reach out, and you can feel it. It is all an example of interconnectedness and our oneness. And I think this was one of the core messages of the movie. So it's good to break everything up sometimes to understand it. And after you break it up, then you bring it back to the whole. And I thought that is a great takeaway. So that is my contribution. Jai Gurudev. जय गुरुदेव मनीषा जी, इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखो मनीषा जी ने यहाँ पे बात किया. सो कंप्लीट नॉन ड्युअलिटी ना, बिल्कुल अद्वैता जो है वो अद्वैता की बात चल रही है. वी आर ऑल कनेक्टेड. कनेक्टेड तो दो चीजों में होता है, कनेक्शन भी नहीं है कोई, एक ही है.
तो have a connection between two, at least you require to. यहाँ पे तो बोल रहे मनुष्य ही अद्वैती है, एक ही है, सब एक ही जगह पे है, तो फिर वो कनेक्शन भी बना ही रहे। बस दिखने में दो दिखेगा, इल्यूजन है वो, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट ओनली वन। वही आपका स्वरूप है, मूल स्वरूप वही है। वेरी ब्यूटीफुल मनीषा जी, थैंक यू सो मच। Yeah, and I think for me, one of the biggest explorations of this journey was to go from being something to nothing to everything. And this has been my journey, because it used to bother me when everything's one, everything's one. So to understand that oneness, it's been a lovely journey. So that is what I said. You need to break it up into bits, and then you need to join it again. And then the mind understands, and the body experiences, and the intellect can perceive. So it's at so many levels. It's mind, body, feeling, emotions. At so many levels, we need to understand this Advaita theory. It's not only at the level of an intellect or a bodily feeling or an experiential. Even though you have the experience, sometimes you want to know what it is. You can be happy with just the experience and live at the bhakti level and say, oh, divine is beautiful. But to experience that oneness and the everything, you have to go through this journey. So yeah, the movie takes you through it very beautifully. Thank you. Absolutely, absolutely. Really very insightful. These curiosity itself will take us to that experience of the divinity, experience of the self. No, that is what is self-realization. That is what will make us free. Really wonderful. This is really beautiful insight. और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है मूवी के बारे में, कुछ प्रश्न है या कुछ अपने आप को व्यक्त होना है, कुछ और टेक अवे है आपके पर्सपेक्टिव से, आप जरूर उसको व्यक्त कर सकते हैं। इफ नॉट देन आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे समापन करते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल पाए। नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, वी आर ऑन डे 5। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का जो अपना सत्र रहेगा वो एक अलग ही एंगल यहाँ पे रहेगा। जो इसका प्रीवियस जो सत्र था 74, उसमें हमने देखा कि इस बार पे जो भी मनीषा जी ने बताया ना, जो नथिंगनेस से लेके समथिंग से लेके नथिंगनेस से लेके जो एवरीथिंग तक जाने की जो जर्नी जो होती है, वो उस बात पे चलते चलते कई तरह के ऑब्स्टेकल्स अपने जीवन में आते हैं। सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे ऑब्स्टेकल्स किसी के जीवन में किस तरह से आ सकते हैं, बी इट फ्रॉम द योग वशिष्ठ पर्सपेक्टिव, गुरुदेव जो बताते हैं उसके पर्सपेक्टिव से, अपने जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उस पर्सपेक्टिव से, और पतंजलि महर्षि ने भी इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च करके उन्होंने भी इस ऑब्स्टेकल्स की बात की। तो वो ऑब्स्टेकल्स के बारे में कल हमने जाना। जो कल का जो सेशन आएगा उसमें जानेंगे कि इसके उपाय क्या है इससे निकलने के लिए, बिकॉज हर किसी के जीवन में ये ऑब्स्टेकल आते हैं, वो उससे निकलते हैं। तो ऐसे क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, ताकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें से कुछ ऑब्स्टेकल आए तो जान लो कि आप ही सिर्फ अकेले नहीं हो, सारे के जीवन में ऑब्स्टेकल आते रहते हैं और सबके सब इस ऑब्स्टेकल से बाहर निकल पाने के उपाय उपलब्ध है। जो लोग निकल चुके हैं उन्होंने वह हमें बताए हैं। तो उन उपायों के बारे में कल हम लोग जानेंगे सुबह के सत्र में, और आज के इवनिंग के सत्र में इंग्लिश में होगा, कल के सुबह के सत्र में वह हिंदी में होगा। विद दैट नोट आज के सत्र को यहाँ पे रोक लेते हैं। इन सत्रों की जो श्रृंखला है उसको जारी रखेंगे। जय गुरुदेव।